भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट राफाल आज वायुसेना के 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल होगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर आज राफाल औपचारिक तौर पर वायुसेना की बेड़े में शामिल हो जाएंगे। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए अंबाला एयरबेस की। और औपचारिक तौर पर जो कार्यक्रम शुरू होगा वो सुबह 10 बजे होगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा CDS बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए और वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा इस फाइटर प्लेन के शामिल होने से। और पहले पूजा होगी, आप देखिए कि ये आसमान में करतब करते हुए भी आपको ये विमान नजर आएंगे। ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, और ये आज की अभी की तस्वीर, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर का इंतजार और जब सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। और ऐसे वक्त में जब हमारा चीन के साथ विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में वायुसेना की ताकत में राफाल के आने से बड़ा इजाफा होगा और इसकी कई सारी खूबियां हैं। खूबियों की हम बात करेंगे, लेकिन ये जो 5 रफाल लड़ाकू विमान आज शामिल होंगे, ये गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा राफाल। और आपको बता दें कि जुलाई महीने में ये भारत सौंपे थे। अभी बाकी 36 रफाल विमानों का सौदा हुआ था लगभग आज से 4 साल पहले, और कुछ खेप इसकी भारत आने वाले वक्त में आती रहेगी। लगभग 2 से 3 साल और लगेंगे जब पूरे राफाल विमान भारत को सौंपे जाएंगे। राफाल को वाटर कैनन सल्यूट मिलेगा, यानी कि पानी की बौछार उसमें की जाएगी। और उसके बाद आसमान में करतब करेंगे। राफाल के साथ साथ तेजस विमान भी आसमान में करतब करते हुए नजर आएंगे। 5 रफाल विमान 7वें स्क्वाड्रन में शामिल होंगे। आज आधिकारिक तौर पर ये वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यानी कि न्यूज़ 18 इंडिया के पास ये तस्वीरें हैं और आप अंबाला एयरबेस से ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त ये रफाल खड़े हुए हैं और खास तैयारियां इस प्रोग्राम को लेकर की गई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट भी किया था और ये बताया था कि वो खुद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 10 बजे ये कार्यक्रम होना है। सबसे पहले जो पारंपरिक तौर पर जब भी कोई शस्त्र पूजा जिस तरीके से होती है, हमने देखा था कि पहले भी राजनाथ सिंह ने की थी, वो होगी, पूजा होगी। उसके बाद पानी की बौछार की जाएगी, फिर आसमान में आपको रफाल विमान करतब करते हुए भी नजर आएंगे। लगभग 2 से 3 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है। और वहां पर आप देखिए कि जो रफाल खड़ा है उसके पीछे साफ सफाई भी हो रही है, क्योंकि कुछ ही देर का इंतजार और बचा है। CDS बिपिन रावत, वायुसेना चीफ RKS भदौरिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और क्योंकि फ्रांस से हमने ये सौदा किया है, फ्रांस की दसॉन कंपनी, एविएशन कंपनी ने रफाल विमानों को तैयार किया है। सबसे आधुनिक मॉडर्न ये विमान है, जो एक तरह से जो सीमा विवाद इस वक्त चल रहा है उसमें भारत को एक रक्षा कवच के तौर पर इसे देखा जा रहा है भारत के लिए, और वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। स्क्वाड्रन को राफाल विमान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राफाल उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन है 17 गोल्ड एरोज। देखिए पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ साथ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए खूबियां भी बता रहे हैं। जो 17वीं गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन है, इसमें पहले MiG-21 विमान शामिल थे और वो काफी पुराने हो चुके थे। ऐसे में अब रफाल ने MiG-21 विमानों की जगह ले ली है। तो ये सीधी तस्वीरें अंबाला एयरबेस से आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर का इंतजार और 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। अगले 2 साल में कुल 36 राफाल विमान भारत को मिलने वाले हैं। आज 5 राफाल विमान औपचारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। LAC पर विवाद के बीच मॉस्को में आज भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। ये बैठक भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे होगी। सीमा पर जारी तनाव के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन के दौरे पर मॉस्को गए हैं। तो आज शाम को ये बैठक होनी है। इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री के बीच में भी बातचीत हुई थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगी ये बैठक भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में। आज शाम 5:30 बजे का वक्त है जब दोनों देशों के बीच चीन सीमा विवाद पर चर्चा होगी। तेलंगाना के कुकटपल्ली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कुछ लोगों को कुचल दिया। यह हादसा वहां की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हुआ, जिसमें गाड़ियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक धीमी रफ्तार में चल रहा था।
तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई और सड़क पर चल रही गाड़ियों से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार की टक्कर से एक बाइक पर सवार 2 लोग भी सड़क पर चल रही एक बस के नीचे जा गिरे। हादसे के तुरंत बाद लोगों ने सबसे पहले सड़क पर गिरे ऑटो को उठाया और उसके ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर बाइक सवार दोनों लोगों को उठाया गया तो पता चला कि कार की जोरदार टक्कर से बाइक पर बैठे एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे में वहां कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और काफी देर तक ट्रैफिक भी जैम रहा। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने के मामले में बीएमसी को आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब देना है। दरअसल कल बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना हाई कोर्ट गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे तक किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बीएमसी ने कोर्ट के ऑर्डर आने के पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए मुंबई में कोर्ट ने 30 सितंबर तक अवैध निर्माण के गिराने पर रोक लगाई हुई है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंथन शुरू हो चुका है। इस मामले के मीडिया में तूल पकड़ने के बाद शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि कंगना रनौत के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के स्टैंड से शरद पवार खफा हैं। खबर है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बीएमसी द्वारा जल्दबाजी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे सरकार की छवि खराब होती है। पवार के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र सरकार का हमला लगातार जारी है। अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कंगना पर हमला करते हुए कहा कि कंगना कोई मदर टेरेसा नहीं है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। जो कार्रवाई हो रही है, कंगना सरकार के बारे में कुछ कहती हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि किसी के कहने से कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई चीज़ गलत है वो गलत है। अगर किसी ने अनऑथराइज बनाया और जब सामने वो बात आती है तो कार्रवाई होती है। जैसे सुसाइड का मसला था, सुसाइड के मसले में इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके अंदर मैसेजेस आए, टेक्स्ट मैसेजेस रिवील में हुआ कि भाई ड्रग्स का कुछ था, तो उस तरीके से लोग अटक हुए, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उसी तरीके से कंप्लेंट आई कि भाई यहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो कोई नई बात नहीं, कोई काम इलीगल करे और उसके ऊपर कार्रवाई हो तो उसमें चिल्लाने की कोई बात तो होती नहीं है। ऐसा है कि जो अनऑथराइज है वो टूटेगा और जो अनऑथराइज नहीं है वो नहीं टूटेगा। और इस महाराष्ट्र को अगर बदनाम करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है उसको लज्जा आनी चाहिए। और कंगना करना बंद करो, कोई मदर टेरेसा नहीं है। कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का बीजेपी ने विरोध करने का फैसला किया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि वो बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी पार्षदों ने दस्तखत भी किए हैं। तो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ, और इसको लेकर के जो सभी पार्षद हैं उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो जो कल कंगना के बंगले में तोड़फोड़ हुई थी, ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी, उसका बीजेपी ने विरोध करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से टकराव के बीच मुंबई के पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया। ये कार्रवाई कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही कर दी गई, वो भी तब जब बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश है कि कोरोना की वजह से 30 सितंबर तक मुंबई का नगर निगम बीएमसी अवैध निर्माण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। ये देखिए, आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। कंगना रनौत ने जिस तरह से मुंबई को लेकर के टिप्पणी की थी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को लेकर टिप्पणी थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू की तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सामने आए एक वीडियो में एक महिला कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करते हुए भी दिखी। उसने कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर को सरकार का बदला बता दिया। ना तुम लोग को है ना रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। करीब 1 घंटे तक दफ्तर के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बीएमसी की एक टीम दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ में जुट गई, जबकि खुदाई करने वाली एक मशीन से दफ्तर के बाहर का हिस्सा भी गिरा दिया गया। जो बीएमसी के कर्मचारी, उनके हाथों में बड़े बड़े लोहे के सरिया हैं, फावड़े हैं, हथौड़े हैं। इसका मतलब ये साफ है कि काफी तोड़फोड़ अंदर हुई है, बुलडोजर से बाहर तोड़फोड़ हुई है। इस कार्रवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील को भी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया।
और यह मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करके जा चुकी थी, जिस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि पाली हिल में जिस जगह कंगना का दफ्तर है वहां ज्यादातर इमारतें एक जैसी हैं। कई दुकानों पर शेड भी लगे हैं जो बीएमसी के नियमों के मुताबिक अवैध हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई कंगना के दफ्तर पर, जिसके बाद अंदर सब टूटा फूटा नजर आया। मैं इस वक्त आपको कंगना के घर के जो दफ्तर है उसके अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये जो छज्जा था ये पूरी तरह से बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। कार्रवाई पर गुस्सा बढ़ा तो बीएमसी के अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। जवाब दे दीजिए सर। बीएमसी और पुलिस के बड़े अधिकारी तो इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन कंगना के दफ्तर के बाहर लगाए गए नोटिस में यह दावा किया गया कि वहां पिछले कुछ दिनों से निर्माण चल रहा था, जिसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। 10:35 पर नोटिस दिया गया 9/9/2020 को, और उसके बाद इसको सीधे डेमोलिश कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कंगना ने ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार को भी जमकर घेरा और कार्रवाई करने वालों की तुलना बाबर से कर दी। यही नहीं, कंगना ने अपने दफ्तर को राम का मंदिर बताते हुए बीएमसी के खिलाफ नाराजगी भी जताई और राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी बड़ा हमला बोला। यही नहीं, कंगना रनौत ने उनके दफ्तर पर हुई कार्रवाई को बदले की कार्रवाई से जोड़ दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुंबई में कंगना रनौत को लेकर हुए विवाद में एक बार फिर अयोध्या का नाम सुर्खियों में है। दरअसल कल कंगना ने ट्वीट कर कहा था कि वो अयोध्या पर फिल्म बनाने वाली हैं, जिसके बाद मुंबई में उनके खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को अयोध्या का संत समाज बदले की कार्रवाई मान रहा है। यही नहीं, कुछ साधु संत सीधे सीधे कंगना पर कार्रवाई को सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़कर देख रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। जिस तरह देश की बेटी कंगना रनौत को अपशब्द कहा और इसके बाद कंगना रनौत का दफ्तर गिराया गया, जबकि मातोश्री जिसमें जो है उद्धव ठाकरे रहते हैं, मानकों के हिसाब से वह भी अवैध है, उसको भी गिराया जाना चाहिए। तमाम मुंबई में अवैध निर्माण है, उनको नहीं गिराया गया, लेकिन बदले की भावना से साजिश के तहत उनके दफ्तर तक को गिरा दिया, जिससे पूरे देश में आक्रोश है। पेंगोंग में भारत की कार्रवाई से बौखलाए चीन ने गीदड़ भभकी देने के लिए एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो चीन की सेना के अभ्यास का है और दावा यह किया गया है कि हाल ही में तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन की सेना ने यह अभ्यास किया। तिब्बत लद्दाख के पास है, इसलिए माना जा रहा है कि वीडियो जारी करने के पीछे चीन का मकसद भारत को गीदड़ भभकी देना है। चीन की सेना के मुताबिक यह अभ्यास 4,900 मीटर की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट दागने का अभ्यास किया गया। सटीक बमबारी का भी अभ्यास किया गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो एक ट्वीट में यह भी बताया कि अभ्यास में H-6 बॉम्बर का भी इस्तेमाल हुआ। यह एक ऐसा जेट है जो युद्ध के वक्त बम बरसाने में इस्तेमाल होता है और परमाणु बम भी गिराने में सक्षम है। ड्रग्स मामले में मुंबई के भाईखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इन दोनों भाई बहन के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ड्रग्स डीलर जैद और बासित परिहार की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। वहीं इससे पहले रिया चक्रवर्ती की कल की रात भाईखला जेल में कटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक पुल उफनती नदी में बह गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली घाघरा नदी उफान पर है और जिले की कैसरगंज तहसील में नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिला, जब कई गांवों को जोड़ने वाला एक पुल देखते ही देखते उसमें समा गया। इस घटना के वक्त वहां गांव के कई लोग मौजूद दिखाई दिए, जो पुल को नदी में बहता देख दहशत से भर गए। इससे पहले कुछ देर तक पुल घाघरा नदी में किसी तरह टिका रहा, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो अगले ही पल धराशायी हो गया। हालांकि पुल का एक हिस्सा नदी में बहने से बच गया। इसके बाद गांव का एक आदमी उस टूटे हुए पुल पर खड़ा हुआ। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में घाघरा नदी की तेज धार मिट्टी को तेजी से काटती दिखी। एक तस्वीर में तो कुछ बच्चे नदी में समाती जा रही मिट्टी के कटाव को पास से देखते नजर आए, जबकि कुछ लोग दूर से बैठकर नदी के कटान को देखते रहे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में सड़क के किनारे सफेद चादर में लिपटे एक आदमी का वीडियो वायरल हो गया, जिसे लोगों ने शव समझ लिया।
उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी जांच शुरू कर पाती, वो आदमी शोर सुनकर अपने शरीर से सफेद चादर हटाता हुआ खुद उठ खड़ा हुआ। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हालांकि जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो भी हंसने लगे। बाद में पुलिस ने उसे वहां से हट जाने को कहा। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण पूरा कर लिया गया। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई से पटना एम्स में शुरू हुए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण में 350 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें 18 से 55 साल तक के लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया, जिसका किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट यानी बुरा असर नहीं दिखा। इसके बाद वैक्सीन के पहले चरण की ट्रायल रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी गई। पहले चरण के सकारात्मक नतीजे आने के बाद अब दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें 50 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, जिनमें 12 साल के बच्चों से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग शामिल होंगे। इसके लिए पटना एम्स की तरफ से एक मोबाइल नंबर 9471708832 जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके लोग दूसरे चरण के ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। एमपी के रतलाम में अवैध शराब की तलाश में एक मकान में घुसना 2 पुलिस वालों को महंगा पड़ गया। उस घर की महिलाओं ने उन्हें बंधक बनाया, आरोप लगाया कि वो दोनों वहां वसूली करने पहुंचे, उनके साथ गलत व्यवहार किया, जिससे गुस्साई महिलाओं ने उन दोनों पुलिस वालों को घर में कैद कर लिया। जिसके बाद वो दोनों बैकफुट पर आ गए और वहां से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते दिखाई दिए। कसम खाते हैं आपके चरणों की, हम कभी नहीं आएंगे। इन पुलिस वालों पर मारपीट पर उतारू हो जाने का भी आरोप लगा। इधर उधर ढूंढा ढूंढी करे, इन्होंने नहीं मिला साहब। उसके बाद घर में हमारा सारा सामान फेंक दिया और कहते हो एकदम पोटली वोटली कर ले, और इसके बाद हाथापाई करने लगे ये लोग। काफी देर तक जब महिलाएं नहीं मानी तो दोनों पुलिस वाले उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें वहां से जाने देने के लिए मिन्नत करते नजर आए। इन लोगों की शिकायत पर एसपी ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। अमेरिका के ऑरेगन राज्य के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। आग का भयानक रूप तब देखने को मिला जब उससे निकलने वाले धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया और हर तरफ से भीषण लपटें उठती नजर आईं। वहां से आई कुछ तस्वीरों में ऑरेगन में आग से हुई तबाही की झलक साफ दिखाई दी। हरे भरे जंगल शोलों में लिपटकर सुर्ख हो गए और तो और लपटों की वजह से नीले आसमान पर लालिमा छा गई। जंगल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो धुएं की चादर में लिपटा न हो। जंगल की आग रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ती दिखी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उन इलाकों को खाली कराकर वहां दमकल की कई टीमें तैनात कर दी गईं। बताया गया कि तेज हवाओं और ज्यादा तापमान की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसने हजारों एकड़ की जमीन बर्बाद कर दी। चीन से जारी तनाव के बीच भारत चीन सीमा पर 7000 अतिरिक्त आईटीबीपी जवानों को तैनात किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जल्द ही भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में 7000 अतिरिक्त जवानों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए आईटीबीपी की 7 कंपनियों के गठन की योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी और अब इसे कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन 7 नई कंपनियों के जवानों को तैनात कर दिया जाएगा। भारत चीन सीमा की लंबाई 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और 5 राज्यों में इसकी सीमाएं हैं। खबर है कि नई तैनाती में अरुणाचल प्रदेश को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी वहां सबसे ज्यादा जवान तैनात होंगे। जानकारी के मुताबिक सीमा पर चौकियों की आपस में दूरी बहुत ज्यादा है और नई कंपनियों के जरिए इस दूरी को कम किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर घूम रहे एक मगरमच्छ को वाइल्ड लाइफ टीम ने पकड़ लिया। आशंका जताई गई कि उसी इलाके में मौजूद रेलवे ट्रैक पर उसकी पूंछ कट गई होगी, जिसके बाद वो घूमता हुआ सड़क पर आ पहुंचा, जिसकी जानकारी मिलते ही उसे पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई। सबसे पहले उसके ऊपर कपड़ा डालकर कुछ लोग उस पर बैठ गए ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके। फिर उसके मुंह को रस्सी से बांधा गया। उसके बाद मगरमच्छ के शरीर के दूसरे हिस्से भी उसे काबू में करने के लिए बांध दिए गए। रोड पे घूम रहा था नाइट पेट्रोलिंग में जो पुलिस वाले घूमते हैं वो लोग भी वॉच रख के वहाँ पे खड़े थे। भारी भरकम मगरमच्छ होने की वजह से उसे उठाने में भी काफी परेशानी हुई। कई लोगों को मिलकर धीरे धीरे उसे उठाना पड़ा और एक पिंजरे में डाला गया। चीन में लोगों के बर्ताव की निगरानी करने वाले ऐप का विरोध तेज हो गया। express.co.uk की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार ने खास तरह का एक मोबाइल ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए वहां लोगों के बर्ताव की पूरी निगरानी की जाएगी। यह ऐप लोगों के रोजमर्रा के कामकाज तक की जानकारियां दर्ज करेगा और फिर इन जानकारियों के आधार पर लोगों को एक रेटिंग दी जाएगी, जिससे पता चलेगा कि वो कितने अच्छे नागरिक हैं। लेकिन लोगों को डर है कि इस ऐप के जरिए सरकार उनकी जासूसी करेगी और उनकी आजादी पूरी तरह छीन ली जाएगी, जिसकी वजह से लोग अब इस योजना का विरोध कर रहे हैं।
पिछले महीने लंबी दूरी की 2 मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद ईरान अब ऐसी मिसाइल बनाने वाला है जो हवा से छोड़ी जा सकती। यह खबर इजरायल और अमेरिका दोनों को परेशान करने वाली है और शायद दोनों देशों को उकसाने के लिए ही ईरान के रक्षा मंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया। दावा यह है कि ईरान एक ऐसी मिसाइल बनाएगा जो हवा से जमीन तक और हवा से हवा में मार कर सकती हो। मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि पिछले महीने ही ईरान ने लंबी दूरी की 2 मिसाइलों का परीक्षण किया था। इनमें एक का नाम शहीद कासिम सुलेमानी रखा था और दूसरी का नाम शहीद अबू मेहदी रखा था। तभी से अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की तकरार बढ़ती चली गई। अब हवा से मार करने वाली मिसाइल बनाने का ईरान का दावा आग में घी डालने वाला है। यूपी के वाराणसी में बेरोजगारी से तंग आकर कुछ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्तियां और दिए जलाने की ठानी, जिन्हें जलाकर बेरोजगारी के मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की गई। हाथों में पोस्टर और मोमबत्तियां लेकर कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और उन्हें रोजगार देने की मांग की। विरोध कर रहे लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने लोगों की आत्महत्या करने के पीछे बेरोजगारी को वजह बताया। मुद्दा आज बेरोजगारी है। आज नौजवान बहुत परेशान हैं। परेशानी की वजह से आत्महत्या कर रहा है। लगातार नौकरियों में छटनी हो जा रही है। प्रदर्शन के लिए जुटे लोगों में ज्यादातर हाथों में खुद को बेरोजगार बताने वाले पोस्टर लिए दिखे, जबकि कुछ मोमबत्ती पकड़े हुए नजर आए। गुजरात के वडोदरा से एक अस्पताल का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें आग के बीच कुछ मरीज और स्वास्थ्यकर्मी आईसीयू वार्ड में फंसे दिखे। जिस अस्पताल में एक दिन पहले यह हादसा हुआ, वहां 300 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। लेकिन एक दिन पहले वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको खौफ से भर दिया। अस्पताल की पहली मंजिल पर जिस आईसीयू वार्ड में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां अचानक आग लग गई। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें मरीज काफी डरे हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि आग वहां एक मशीन में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद वार्ड में भर्ती मरीज घबरा गए। हालांकि मरीजों की देखभाल में जुटे स्वास्थ्यकर्मी डरे नहीं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक कर वार्ड में भर्ती लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। आईसीयू वार्ड में उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जिनकी हालत नाजुक होती है। वार्ड में ऐसे 15 से ज्यादा मरीज थे जिन्हें किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। यही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर भी काबू पा लिया, जिससे वहां बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि अगर वक्त पर आग नहीं बुझाई जाती तो दूसरे मरीजों को भी खतरा हो सकता था। इसी को देखते हुए घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की एक टीम भी बना दी गई। चीन से बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका अब शी जिनपिंग का ओहदा बदलने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की संसद में इससे जुड़ा एक बिल पेश किया गया, जिसमें मांग की गई कि शी जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति कहने के बजाय चीन का महासचिव कहा जाए। बिल पेश करने वाले सांसद ने तर्क दिया कि जिनपिंग को चीन की जनता ने वोट के जरिए नहीं चुना है। ऐसे में वो भले ही वहां के शासक हों, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे ही संकेत अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी देते रहे। पिछले कुछ वक्त से वो शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के बजाय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कह रहे हैं। तकनीकी तौर पर भी इन दावों को सही ठहराया जा रहा है, क्योंकि वो फिलहाल स्टेट चेयरमैन के तौर पर चीन के सबसे बड़े नेता हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नाबालिग को बुरी तरह पीटने के आरोप में एक पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। यह घटना बाल सुधार केंद्र में हुई, जहां पुलिस वाले ने उस लड़के की जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लड़का कमरे की कोने में एक बेंच पर बैठा दिखा, जिसे वहां पहुंचे पुलिस वाले ने कुछ देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया और पुलिस वाले को घूर कर देखते हुए बेंच से खड़ा हो गया। इसी बात पर उस पुलिस वाले ने भी आपा खो दिया और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे दीवार की तरफ दबा दिया और पीटता रहा। तभी एक दूसरा पुलिस वाला वहां पहुंचा, जिसने ये सब कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए पुलिस वाले ने उस लड़के को फर्श पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठकर उसे मारता रहा। हालांकि कुछ देर बाद वहां पहुंचे दूसरे पुलिस वाले उसे वहां से ले गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में नए नियमों के साथ बार खोल दिए गए। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत मिलने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी कुछ शर्तों के साथ इस पर मोहर लगा दी थी। और सरकार से मंजूरी मिलते ही दिल्ली में पिछले 5 महीनों से बंद पड़े बार फिर से खुल गए। आज से बार कम रेस्टोरेंट यहाँ पर खुला है और जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाकायदे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मापा जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। कनॉट प्लेस के एक बार से सामने आई तस्वीरों में कोरोना से बचाव के काफी सख्त इंतजाम दिखे। लोगों ने भी इस पर खुशी जताई। टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर डिस्टेंसिंग है जो होनी चाहिए,
So we all are good. We all feel safe. नए दिशा निर्देशों के तहत किसी भी बार में उसकी क्षमता के हिसाब से लोगों के बैठने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने मास्क पहनने के नियम का भी सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बीसीसीआई से क्रिकेट खेलने की मंजूरी मांगी। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो संन्यास के बावजूद पंजाब की ओर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिसके लिए बीसीसीआई को खत भी लिखा गया। इसके साथ ही उन्होंने बीसीसीआई को साफ किया कि अगर उन्हें इजाजत मिली तो वो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वापसी नहीं करेंगे। यानी युवराज सिंह ने बीसीसीआई से सिर्फ घरेलू क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई। नियमों के मुताबिक संन्यास के बाद खिलाड़ियों को केवल आईपीएल या किसी विदेशी लीग में खेलने की मंजूरी दी जाती। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मनोज सिन्हा बीएसएफ की चौकी पर जवानों से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा हीरानगर सेक्टर में सीमा पर मौजूद बीएसएफ की चौकी पर जवानों से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के लाल चौक इलाके में सीआरपीएफ के बंकर पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। एमपी के रीवा में एक नाबालिग ने बैंक से पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। जयपुर में एक बन रही इमारत की छत गिरने से वहां काम कर रहे 9 मजदूर घायल हो गए। बाद में इन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना की वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे बताई जा रही ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार की गई थी, जिस पर ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका बड़े पैमाने पर परीक्षण कर रही थी। इस परीक्षण के लिए अमेरिका में हजारों लोगों को चुना गया। इसके अलावा यूरोप और ब्रिटेन के लोगों को भी इसके परीक्षण में शामिल किया गया। यही नहीं, ये वैक्सीन परीक्षण के तीसरे यानी आखिरी चरण में थी, लेकिन इससे पहले कि कोई अच्छी खबर आती, वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि तीसरे चरण में जिन लोगों को यह वैक्सीन दी गई, उनमें एक पर इसका खतरनाक प्रभाव हुआ और इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। वैक्सीन पर सवाल उठे तो दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसके परीक्षण पर रोक लगाने का फैसला ले लिया, जिससे भारत को भी झटका लगा है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन से काफी उम्मीदें थी। एलएसी पर विवाद के बीच मॉस्को में आज भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। ये बैठक भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे के करीब होगी। सीमा पर जारी तनाव के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन के दौरे पर मॉस्को गए हुए हैं। तेलंगाना के कुकटपल्ली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कुछ लोगों को कुचल दिया। यह हादसा वहां की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हुआ, जिसमें गाड़ियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से ट्रैफिक धीमी रफ्तार में चल रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई और सड़क पर चल रही गाड़ियों से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार की टक्कर से एक बाइक पर सवार 2 लोग भी सड़क पर चल रही एक बस के नीचे जा गिरे। हादसे के तुरंत बाद लोगों ने सबसे पहले सड़क पर गिरे ऑटो को उठाया और उसके ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर बाइक सवार दोनों लोगों को उठाया गया तो पता चला कि कार की जोरदार टक्कर से बाइक पर बैठे एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे में वहां कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और काफी देर तक ट्रैफिक भी जैम रहा। पेंगोंग में भारत की कार्रवाई से बौखलाए चीन ने गीदड़ भभकी देने के लिए एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो चीन की सेना के अभ्यास का है और दावा यह किया गया है कि हाल ही में तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन की सेना ने यह अभ्यास किया। तिब्बत लद्दाख के पास है, इसलिए माना जा रहा है कि वीडियो जारी करने के पीछे चीन का मकसद भारत को गीदड़ भभकी देना है। चीन की सेना के मुताबिक यह अभ्यास 4900 मीटर की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट दागने का अभ्यास किया गया। सटीक बमबारी का भी अभ्यास किया गया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो एक ट्वीट में यह भी बताया कि अभ्यास में H-6 बॉम्बर का भी इस्तेमाल हुआ। यह एक ऐसा जेट है जो युद्ध के वक्त बम बरसाने में इस्तेमाल होता है और परमाणु बम भी गिराने में सक्षम है। सुशांत मामले पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने एक खुला पत्र लिखा। संगठन ने सुशांत केस को लेकर फिल्म जगत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। केस के मीडिया ट्रायल पर प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने सवाल खड़े किए। प्रोड्यूसर्स गिल्ड में आदित्य चोपड़ा, आमिर खान, करण जौहर, शाहरुख खान और विशाल भारद्वाज जैसी हस्ती शामिल हैं। प्रोड्यूसर्स गिल्ड का आरोप है कि फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा लोगों के सामने गलत रूप में पेश किया जा रहा है। फिल्म जगत को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे अपराध और ड्रग्स का इस्तेमाल आम है, जो कि गलत है। अलीगढ़ में आरटीओ ऑफिस में एक महिला अफसर पर गाड़ियों का फिटनेस पास करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। यूपी के अलीगढ़ में आरटीओ ऑफिस में एक महिला अफसर पर गाड़ियों का फिटनेस पास करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा, जिसका वीडियो भी सामने आया।
यूपी के बहराइच में पाइपलाइन की खुदाई के समय वहां से कोबरा निकल गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में सपेरे को बुलाकर उसे पकड़ा गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बच्चों का अवैध व्यापार करने के आरोप में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 14 नाबालिगों को बचाया भी गया, जिन्हें लाजपत नगर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। एमपी के जबलपुर में पति ने पत्नी के चरित्र पर शक होने की वजह से उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। यूरोप के देश स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 6 महीने बाद प्राइमरी स्कूल खुल गए। कोरोना वायरस की वजह से वहां घर बैठे 4 लाख से भी ज्यादा बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर शुरू हो गई और बच्चे पहले वाले जोश के साथ ही स्कूल पहुंचे। सामने आई एक स्कूल की तस्वीर में टीचर तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत करते नजर आए। अपने बच्चों को पढ़ाई के नुकसान से बचाने के लिए उनके माता पिता उन्हें स्कूल लेकर आ तो गए, लेकिन कोरोना की वजह से उनके चेहरों पर चिंता भी साफ दिखी। बदले हालात में स्कूल के नियम कायदे भी बदल गए। सभी बच्चे मास्क लगाकर पहुंचे। जहां क्लास में घुसने से पहले उनका तापमान मापा गया, साथ ही सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ कराए गए। एक दूसरे स्कूल से सामने आई तस्वीरों में भी यही नियम देखने को मिले। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने के मामले में बीएमसी को आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब देना है। दरअसल कल बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ कंगना हाई कोर्ट गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे तक किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि बीएमसी ने कोर्ट के ऑर्डर आने के पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी कर ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है। दरअसल कोरोना को देखते हुए मुंबई में कोर्ट ने 30 सितंबर तक अवैध निर्माण के गिराने पर रोक लगाई हुई है। वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ जेसन रॉय की इंग्लैंड टीम में वापसी हो गई। इससे पहले उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर होना पड़ा था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में रिहायशी इलाकों और चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। सुरक्षा बल ने भी पाकिस्तान की तरफ से हुई इस गोलाबारी का करारा जवाब दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में तैनात एक सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दावा किया गया कि राष्ट्रपति भवन में बने सुरक्षा कर्मियों के बैरक्स में इस जवान ने खुदकुशी की। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली आईपीएल की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दुबई पहुंच गए। दुबई में 19 सितंबर से आईपीएल की शुरुआत होनी है। इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सभी टीमें पहले ही दुबई पहुंच चुकी हैं और नियमों के मुताबिक उनका क्वारंटीन समय भी पूरा हो चुका है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंथन शुरू हो गया है। इस मामले के मीडिया में तूल पकड़ने के बाद शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों का कहना यह है कि कंगना रनौत के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के स्टैंड से शरद पवार खफा हैं। खबर है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बीएमसी द्वारा जल्दबाजी की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे सरकार की छवि खराब होती है। पवार के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार को अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। कंगना रनौत पर महाराष्ट्र सरकार का हमला लगातार जारी है। अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कंगना पर हमला करते हुए कहा कि कंगना कोई मदर टेरेसा नहीं है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। जो कार्रवाई हो रही है, कंगना सरकार के बारे में कुछ कहती हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि किसी के कहने से कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई चीज़ गलत है वो गलत है। अगर किसी ने अनऑथराइज बनाया और जब सामने वो बात आती है तो कार्रवाई होती है। जैसे सुसाइड का मसला था, सुसाइड के मसले में इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके अंदर मैसेजेस आए, टेक्स्ट मैसेजेस रिवील में हुआ कि भाई ड्रग्स का कुछ था, तो उस तरीके से लोग अटक हुए, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। उसी तरीके से कंप्लेंट आई कि भाई यहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो कोई नई बात नहीं, कोई काम इलीगल करे और उसके ऊपर कार्रवाई हो तो उसमें चिल्लाने की कोई बात तो होती नहीं है। ऐसा है कि जो अनऑथराइज है वो टूटेगा और जो अनऑथराइज नहीं है वो नहीं टूटेगा। और इस महाराष्ट्र को अगर बदनाम करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है उसको लज्जा आनी चाहिए। और कंगना करना बंद करो, कोई मदर टेरेसा नहीं है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बीसीसीआई से क्रिकेट खेलने की मंजूरी मांगी। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो संन्यास के बावजूद पंजाब की ओर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जिसके लिए बीसीसीआई को खत भी लिखा गया।
इसके साथ ही उन्होंने बीसीसीआई को साफ किया कि अगर उन्हें इजाजत मिली तो वो भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में वापसी नहीं करेंगे। यानी युवराज सिंह ने बीसीसीआई से सिर्फ घरेलू क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई। नियमों के मुताबिक संन्यास के बाद खिलाड़ियों को केवल आईपीएल या किसी विदेशी लीग में खेलने की मंजूरी दी जाती। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का बीजेपी ने विरोध करने का फैसला किया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी पार्षदों ने दस्तखत भी कर दिए हैं। तो बीजेपी ने विरोध करने का फैसला किया है और बीजेपी इसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से टकराव के बीच मुंबई के पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर हंगामा खड़ा हो गया। ये कार्रवाई कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही कर दी गई, वो भी तब जब बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश है कि कोरोना की वजह से 30 सितंबर तक मुंबई का नगर निगम बीएमसी अवैध निर्माण पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। ये देखिए, आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनावत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। कंगना रनावत ने जिस तरह से मुंबई को लेकर के टिप्पणी की थी, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को लेकर टिप्पणी थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू की तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। सामने आए एक वीडियो में एक महिला कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करते हुए भी दिखी। उसने कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर को सरकार का बदला बता दिया। ना तुम लोग को है ना रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। करीब 1 घंटे तक दफ्तर के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बीएमसी की एक टीम दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ में जुट गई, जबकि खुदाई करने वाली एक मशीन से दफ्तर के बाहर का हिस्सा भी गिरा दिया गया। जो बीएमसी के कर्मचारी, उनके हाथों में बड़े बड़े लोहे के सरिया हैं, फावड़े हैं, हथौड़े हैं। इसका मतलब ये साफ है कि काफी तोड़फोड़ अंदर हुई है, बुलडोजर से बाहर तोड़फोड़ हुई है। इस कार्रवाई के दौरान कंगना रनौत के वकील को भी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया और ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करके जा चुकी थी, जिस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि पाली हिल में जिस जगह कंगना का दफ्तर है वहां ज्यादातर इमारतें एक जैसी हैं। कई दुकानों पर शेड भी लगे हैं जो बीएमसी के नियमों के मुताबिक अवैध हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई कंगना के दफ्तर पर, जिसके बाद अंदर सब टूटा फूटा नजर आया। मैं इस वक्त आपको कंगना के घर के जो दफ्तर है उसके अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये जो छज्जा था ये पूरी तरह से बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। कार्रवाई पर गुस्सा बढ़ा तो बीएमसी के अधिकारियों के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। जवाब दे दीजिए सर। बीएमसी और पुलिस के बड़े अधिकारी तो इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन कंगना के दफ्तर के बाहर लगाए गए नोटिस में यह दावा किया गया कि वहां पिछले कुछ दिनों से निर्माण चल रहा था, जिसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। 10:35 पर नोटिस दिया गया 9/9/2020 को, और उसके बाद इसको सीधे डेमोलिश कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कंगना ने ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार को भी जमकर घेरा और कार्रवाई करने वालों की तुलना बाबर से कर दी। यही नहीं, कंगना ने अपने दफ्तर को राम का मंदिर बताते हुए बीएमसी के खिलाफ नाराजगी भी जताई और राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी बड़ा हमला बोला। यही नहीं, कंगना रनौत ने उनके दफ्तर पर हुई कार्रवाई को बदले की कार्रवाई से जोड़ दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने स्कूलों की फीस माफ किए जाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए, इसलिए हालात सामान्य करने में पुलिस को भी ज्यादा वक्त नहीं लगा और फीस माफी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। हालांकि एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस की मुश्किल कुछ देर के लिए जरूर बढ़ाई। उस आदमी के हाथ और पैरों को पकड़कर 5 पुलिस वाले ले जा रहे थे, लेकिन वो बीच सड़क पर लेट गया। इतने में उसका एक और साथी आकर उसके साथ लेट गया और दोनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए इन दोनों प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में बिठाया तो बाकी के लोग भी नारेबाजी करते हुए पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ गए। प्रदर्शन कर रहे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बीच सड़क पर चल रहे इस हंगामे को पुलिस ने कुछ ही देर में शांत करवा दिया। भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट राफाल आज वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत
और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। वहीं फ्रांस की रक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत पहुंच चुकी हैं। अंबाला में आज होने वाले कार्यक्रम में पारंपरिक तौर पर होने वाली सर्वधर्म पूजा के अलावा राफाल को वाटर कैनन सैल्यूट भी दिया जाएगा। इसके अलावा तेजस के साथ रफाल विमान का हवाई करतब भी होगा। आपको बता दें कि इस साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में 5 राफाल भारत आए थे, जबकि अगले 2 साल में 36 राफाल विमान भारत को मिलने वाले हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी अनुराग ठांडा भी अंबाला एयरबेस पर मौजूद हैं। अनुराग, आज औपचारिक तौर पर राफाल वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, धमाकेदार एंट्री होने वाली है, क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? चलिए, तो अनुराग से हम संपर्क साधेंगे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगी। ये रफाल को आप देख सकते हैं और वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। ये एक साथ कई मिशन को पूरा कर सकता है रफाल, इसकी बहुत सारी खूबियां हैं। और जो चीन सीमा के साथ तनाव है दुश्मनों पर, अंबाला एयरबेस से ही नजर रखेगा ये रफाल। और इसमें 2 इंजन लगे हैं, एक साथ कई शक्तिशाली हथियारों को लेकर के जा सकता है ये विमान। 29 जुलाई को 5 रफाल भारत को मिले थे और आज ये औपचारिक तौर पर शामिल हो रहे हैं वायुसेना में। इनको वाटर सैल्यूट किया जाएगा, यानी कि पानी की बौछार के जरिए इनको सलामी दी जाएगी अंबाला एयरबेस में। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनुराग, धमाकेदार एंट्री होने वाली है रफाल की वायुसेना के बेड़े में, क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा दिन आज भारत के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। हम आपको ये राफेल जहाज़ जो आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल होने जा रहा है, वो बेहद करीब से ये जहाज़ दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ लड़ाकू जहाज़ नहीं है, बल्कि दुश्मन के लिए मौत है, दुश्मन के लिए खौफ है। चीन से लेकर पाकिस्तान तक किसी भी भारतीय बॉर्डर पर, चीन और पाकिस्तान के भारतीय बॉर्डर पर किसी भी हद तक जाकर के ये लड़ाकू विमान हमला कर सकता है, दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। और 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि अपनी सीमाओं में रहते हुए भी पाकिस्तान के और चीन के सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक मार कर सकता है ये विमान। ज़बरदस्त क्षमता, सबसे आधुनिक विमानों में से एक, और कम से कम भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक विमान। 5 विमान पहुंचे थे भारत, आज आधिकारिक रूप से बेड़े में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे शामिल नहीं हो रहे हैं, पूरे धूमधाम से शामिल किया जा रहा है। फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद होंगी, साथ ही भारत के रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, राफेल की ताकत भी नजर आएगी और जोश नजर आएगा वायुसेना का यहाँ पर, कि दोनों तरफ हवाई पट्टी के वाटर कैनन लगा होगा, पानी की बौछार होगी और बीच में से राफेल जहाज निकल करके आएगा। यहाँ पर सर्वधर्म पूजा होगी। इसी राफेल विमान को यहाँ डिस्प्ले के लिए रखा गया है ताकि हमारी ताकत दुश्मन देख ले, और वो ताकत, वो खौफ जो दुश्मन की नज़रों में होगा, वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस से। ये एक बड़ा समारोह जिसमें भारतीय वायुसेना के बेड़े में 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जा रहा है इस लड़ाकू विमान को। और इतना ही नहीं, सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रही है कि भारत एक कदम और आगे बढ़कर अगली डील के लिए बात करने की शुरुआत भी कर रहा है आधिकारिक तौर पर, कि जो 36 विमानों की जो डील हुई थी उससे आगे बढ़कर क्या दूसरी खेप के लिए भी बातचीत हो सकती है, वो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो अनुराग, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपकी, दूसरी डील के लिए भी बातचीत चल रही है आधिकारिक तौर पर, यानी कि इन 36 रफाल विमानों के अलावा। और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा ने आपको दिखाई कि रफाल विमान जो कि अंबाला एयरबेस पर डिस्प्ले के लिए मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए। और 8 अक्टूबर 2019 जब राजनाथ सिंह ने रफाल की पूजा की थी, क्योंकि ये भारतीय परंपरा रही है कि जो शस्त्र पूजा की जाती है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए 29 जुलाई, ये वो दिन था जब रफाल भारत लाए गए थे, 29 जुलाई 2020 को। और आज है 10 सितंबर, यानी कि औपचारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो यानी कि जो 5 रफाल विमान है, अभी तक 10 रफाल बन चुके हैं, 5 फ्रांस में ही है जिनकी खेप आनी है और 5 भारत को मिल चुके हैं। अनुराग हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आज बहुत अहम दिन है, अब वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है रफाल। अब रफाल के अलावा और कौन कौन से आधुनिक विमान आसमान में करतब दिखाएंगे, और जो पूरा ये कार्यक्रम होने वाला है इसकी क्या खूबियां हैं, इसके बारे में बताइए। अनुराग, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान में करतब करेगा और दुश्मनों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जो सीमा विवाद इस वक्त चल रहा है, ऐसे में जो रफाल में मिसाइल है वो 150 किलोमीटर उसकी रफ्तार होगी। हवा से हवा में मार खाने वाली क्षमता है। आधुनिक हथियारों को लेकर के ये विमान उड़ सकता है, 300 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को भेज सकता है। यानी कि जो अंबाला एयरबेस है, जो पहली स्क्वाड्रन है, दूसरी स्क्वाड्रन इसकी पश्चिम बंगाल में होगी। तो रफाल की बहुत सारी खूबियां हैं। ऐसे में दुश्मन के दांत खट्टे कर देगा रफाल विमान। आज औपचारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि धमाकेदार एंट्री होने वाली है। वाटर सैल्यूट किया जाएगा, यानी कि पानी की बौछार से रफाल विमानों को सलामी दी जाएगी। 5 ये रफाल विमान हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगी। इसके अलावा सीडीएस और नेवी चीफ भी मौजूद रहेंगे हमारे साथ। अनुराग हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुराग, आज बहुत बड़ा दिन है। 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इस कार्यक्रम में क्या क्या खास होने वाला है, इसके बारे में बताइए। देखिए, आज बड़ा कार्यक्रम और भारत इसको पूरे तरीके से बताना भी चाहता है कि आज हमारी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ रही है। ये सबसे आधुनिक विमान जो आज शामिल हो रहा है भारतीय वायुसेना के बेड़े में। तो आज यहाँ पर सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना, जो कि किसी भी जो हमारे वायुसेना का कोई भी कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो या सेना का कार्यक्रम हो, उसमें सर्वधर्म को काफ़ी मान्यता दी जाती है। तो सबसे पहले पूजा होगी उस तरीके से। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो एक डिस्प्ले होगा, ताकत जिसमें दिखाई जाएगी। ये जो राफेल जहाज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी क्या ताकत है, दुश्मन के दांत कैसे खट्टे कर सकता है। फ्लाई पास्ट होगा यहाँ पर और पूरे तरीके से उस डिस्प्ले में ये बताया जाएगा कि इसकी ताकत किस तरीके की है, इसकी रफ्तार किस तरीके की है, इसकी गर्जना किस तरीके की, आवाज़ जिसको सुन करके दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाएं, दुश्मन डर जाए, वो गर्जना किस तरीके की है, वो यहाँ पर सब दिखाई देगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक वेलकम होगा बहुत शानदार, वाटर कैनन होगा हवाई पट्टी के दोनों तरफ, पानी ऊपर से गेट बनाया जाएगा पानी का, उसके अंदर से राफेल जहाज निकल करके आएगा और उसको आधिकारिक तौर पर यह माना जाएगा कि आज शामिल हो गया राफेल जहाज भारतीय वायुसेना में, 17 स्क्वाड्रन में शामिल हो रहा है। और यहाँ तैनाती का मतलब इसका ये है कि यहाँ से चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, पूरी जो पाकिस्तान और चीन की सीमा है उसको केटर कर सकता है। एक ही फ्लाइट में सीधे जा करके दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है किसी भी जगह पर। बिल्कुल, बहुत आधुनिक है। अब अनुराग, ये MiG-21 विमानों की जगह ले रहा है रफाल विमान। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि MiG-21 से किस तरह से अलग है रफाल विमान। देखिए, जनरेशन का फर्क है। MiG-21 ने एक लंबे समय तक, कई दशकों तक भारतीय वायुसेना को सटीक तौर पर आगे रखा, दुश्मन से हमारी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा करके रखा। लेकिन ये पूरी तरह से जनरेशन शिफ्ट है, रडार को चकमा दे सकता है, साथ ही आधुनिक अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो इस पर लैस हो सकते हैं। इस पर मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि 40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक मार करने के हर हथियार इस लड़ाकू विमान पर होंगे। और मैं आपको सामने भी दिखाऊं कि किस तरीके से एक जो प्लेन है वो यहाँ पर हवाई पट्टी पर लैंड कर रहा है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर राफेल होंगे, इस हवाई पट्टी पर राफेल होंगे जो अपनी ताकत दिखा रहे होंगे। अभी ये वायुसेना की पट्टी है, यहाँ पर जो रूटीन में जो जहाज हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर सिर्फ राफेल का जलवा होगा, राफेल की ताकत का प्रदर्शन होगा। और ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर करके राफेल को अत्याधुनिक विमान जो है, जनरेशन 4 और जनरेशन 5 के बीच का विमान इसको कहा जाता है, जो कि दुनिया में कुछ ही देशों के पास है, वो आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो जाएगा। हमारी ताकत हवा में बहुत ज़्यादा इसके बाद बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो कुछ देर का इंतजार और उसके बाद ये औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अनुराग, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। शी जिनपिंग देश और विदेश, सामरिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर घिरने लगे हैं। चीन ने बरसों बरस की मेहनत से दुनिया में जो साख बनाई हुई थी वो कुछ ही महीनों में मिट्टी में मिल गई है। दुनिया के बड़े देश चीन के साथ कारोबार से हाथ खींच रहे हैं और भारत के साथ साझेदारी बढ़ा रहे हैं। इसी साझेदारी की बदौलत दुनिया का बेहतरीन लड़ाकू विमान राफाल भारत को मिल गया है और इसकी तैनाती LAC पर होने जा रही है। अब चीन को इसी बात की चिंता खाई जा रही है क्योंकि राफेल से मुकाबला करने के लिए उसके पास कोई कारगर हथियार नहीं है। भारत का वायुवीर चीन पर भारी।
शत्रुओं का काल बनेगा राफाल। स्विट्जरलैंड में बिजली से चलने वाली एक ऐसी स्पीड बोट झील पर दौड़ी जो सीधे पानी पर नहीं बल्कि पानी से कुछ फीट ऊपर चलती है। दावा है कि यह स्पीड बोट इस तरह की दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक नाव है जो दिखने में तो आम है लेकिन अपने काम में है सबसे अलग। स्विट्जरलैंड के लुसर्न शहर से सामने आई तस्वीर में वो स्पीड बोट सफर पर रवाना होती दिखी। अब तक तो सब सामान्य था लेकिन फिर शुरू हुआ असली धमाल। देखते ही देखते स्पीड बोट के नीचे 3 हाइड्रोफॉयल यानी एक तरह के स्टैंड खुल गए और नाव पानी से ऊपर उड़ गई। ऐसा लगा जैसे स्पीड बोट हवा में चल रही हो। इसके बाद तो उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वो हवा से बातें करती नजर आई। बताया गया कि स्पीड बोट 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है। Boat is not pumping and slamming around. You really have a quiet ride. हाइड्रोफॉयल पर चलने की वजह से स्पीड बोट हिचकोले नहीं खाती, लहरों से होने वाला घर्षण भी नहीं होता। नतीजा आम नावों के मुकाबले 80% तक ऊर्जा की बचत। इलेक्ट्रिक स्पीड बोट एक बार चार्ज करने पर 90 किलोमीटर का सफर कर सकती है। इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर और सेंसर लगे हैं जैसे किसी फाइटर जेट में होते हैं। जॉर्डन के एक शरणार्थी कैंप में भी कोरोना वायरस पहुंच गया। राजधानी अमान में सीरियाई शरणार्थियों के लिए बने इस कैंप के 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसकी रोकथाम की कोशिशें शुरू हो गई। कई स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट पहनकर अमान में बने इस कैंप के कोने कोने पर केमिकल का छिड़काव करते दिखाई दिए। स्वास्थ्य कर्मियों ने कैंप में रहने वाले लोगों के बीच दस्ताने भी बांटे। कोरोना को फैलने से रोकने की कोशिश में कैंप के एक फूड मार्केट की साफ सफाई भी तेज कर दी गई। इतना ही नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप की दीवारों पर जगह जगह कोरोना से लड़ने के संदेश भी लिखे नजर आए। एमपी के रतलाम में अवैध शराब की तलाश में एक मकान में घुसना 2 पुलिस वालों को महंगा पड़ा। उस घर की महिलाओं ने उन्हें बंधक बनाया और आरोप लगाया कि वो दोनों वहां वसूली करने पहुंचे और उनके साथ गलत व्यवहार किया, जिससे गुस्साई महिलाओं ने उन दोनों पुलिस वालों को घर में कैद कर लिया। जिसके बाद वो दोनों बैकफुट पर आ गए और वहां से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते दिखाई दिए। कसम खाते हैं आपके चरणों की, हम कभी नहीं आएंगे। इन पुलिस वालों पर मारपीट पर उतारू हो जाने का भी आरोप लगा। इधर उधर ढूंढा ढूंढी करे, इन्होंने नहीं मिला साहब। उसके बाद घर में हमारा सारा सामान फेंक दिया और कहते एकदम पोटली वोटली कर ले और उसके बाद हाथापाई करने लगे ये लोग। काफी देर तक जब महिलाएं नहीं मानी तो दोनों पुलिस वाले उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें वहां से जाने देने के लिए मिन्नत करते नजर आए। इन लोगों की शिकायत पर एसपी ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में सैनिटाइजर की एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी लपटें फैक्ट्री की इमारत से लेकर 4 दीवारी तक फैल गईं, जिसे देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम के लिए भी आग बुझाना आसान नहीं था, क्योंकि आग की तेज लपटों के नजदीक जाना उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। जिसके बाद कर्मचारियों को आसपास की फैक्ट्रियों की छतों पर चढ़ना पड़ा। इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया, लेकिन दमकल विभाग के लोगों ने आग को दूसरी इमारतों में फैलने से बचा लिया। हालांकि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें आग बुझने तक सब कुछ जलकर राख हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों और नौकरियों में अगले आदेश तक मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी, जिसका मतलब यह हुआ कि साल 2020-21 में कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि इस आदेश से पहले जिन लोगों को मराठा आरक्षण के आधार पर नौकरी या कॉलेज में दाखिला मिल चुका है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई करते हुए 3 जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया, जिसका गठन चीफ जस्टिस करेंगे। ये बड़ी बेंच तय करेगी क्या 50% से ज्यादा आरक्षण मिल सकता है या नहीं, और ये तय करने के बाद अदालत फैसला करेगी कि मराठा समुदाय को आरक्षण कानूनी तौर पर वैध है या नहीं। आगरा में नकली पेट्रोल बनाने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के आगरा में एक मकान में पुलिस ने छापा मारा और इस कार्रवाई में नकली पेट्रोल बनाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीतापुर में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया, जिसके तहत 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 810 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट भी किया गया। यूपी के बरेली में पुलिस ने चेकिंग के समय 4 किलो नशीले सामान के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जब्त किए गए सामान की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी गई। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ थाली बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ड्रग्स मामले में मुंबई के भाई खला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी।
इन दोनों भाई बहन के अलावा सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करने वाले सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, ड्रग डीलर जैद और बासित परिहार की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। वहीं इससे पहले रिया चक्रवर्ती की कल की रात भायखला जेल में कटी। यूरोप के देश ग्रीस के लेस्बोस के एक शरणार्थी कैंप में आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 13,000 लोग सड़क पर आ गए। यह आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग की वजह से लेस्बोस में काफी बड़े दायरे में फैला यह शरणार्थी कैंप भीषण लपटों में घिर गया। आग की खबर लगते ही उस पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो गईं, लेकिन तब तक आग भयानक हो चुकी थी और कैंप के हर हिस्से से तेज लपटें और धुआं उठ रहा था। एक शख्स तो एक जल रहे टेंट के बीच फंसा दिखाई दिया। शरणार्थी कैंप में आग लगने के बाद वहां रह रहे करीब 13,000 लोग सड़क पर आ गए। आग रात के वक्त लगी, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। हालांकि रातों रात इतनी बड़ी तादाद में लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं की जा सकी और इस वजह से उन लोगों को खुले में ही रात बितानी पड़ी। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि कोरोना की वजह से शरणार्थी कैंप और आसपास के इलाकों में ज्यादा सख्ती लगाने के विरोध में यह आग लगाई गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन छात्रों को स्कूल जाने के लिए अपने माता पिता की लिखित अनुमति लेनी होगी। स्कूलों में हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था और स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही हर किसी को मास्क पहनना भी जरूरी होगा। केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत कोई भी स्कूल केवल 50% टीचर और बाकी स्टाफ को बुला सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा हर स्कूल के अंदर कमरों को, टॉयलेट को और बाकी जगहों को सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में सड़क के किनारे सफेद चादर में लिपटे एक आदमी का वीडियो वायरल हुआ, जिसे लोगों ने शव समझ लिया। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी जांच शुरू कर पाती, वो आदमी शोर सुनकर अपने शरीर से सफेद चादर हटाता हुआ खुद उठ खड़ा हुआ। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हालांकि जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वो भी हंसने लगे। बाद में पुलिस ने वहां से उसे हट जाने के लिए कहा। गाड़ी में लाकर डालेंगे और गाड़ी का पहिया बन गया। पीएम ने केदारनाथ में चल रहे विकास कामों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ में चल रहे विकास कामों की जानकारी ली। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार ने उन्हें बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी दिखाया। प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के तहत होने वाले कामों में पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व का ध्यान रखने की सलाह दी। यूपी के मथुरा में बरसाना पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। दावा किया गया कि ये चारों आरोपी बरसाना के ही रहने वाले हैं और पिछले लंबे वक्त से ऐसे कई मामलों में शामिल रहे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने थॉमस कप और डेनमार्क ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने अपने घुटने में तकलीफ की वजह से यह फैसला लिया। बंगाल के विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल नहीं बुलाए जाने पर घमासान छिड़ गया। वहां एक दिन के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में प्रश्नकाल के लिए समय नहीं रखा गया, जिस पर बीजेपी आक्रामक हो गई, क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं बुलाए जाने पर टीएमसी ने सवाल उठाए थे। ये ठीक है, मगर दिल्ली में संसद भवन में प्रश्नकाल को जो लिखित कर दिया गया है वो आपको मंजूर नहीं है। लेकिन विधानसभा स्पीकर ने समय की कमी और कोरोना का हवाला दिया और इसे मजबूरी में लिया गया फैसला बताया। যে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা বেশি দিন অধিবেশন করতে পারবো না। चीन की राजधानी बीजिंग में चल रहे इंटरनेशनल सर्विसेज ट्रेड फेयर में एक ऐसा टीवी पेश किया गया जिसे आर पार सब दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने यह टेलीविजन बनाया है, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो सामने कोई टीवी नहीं बल्कि कांच रखा हो। वैसे तो टीवी के पीछे रखी कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन उस टीवी के पीछे की तरफ ट्रेड फेयर में घूमते लोग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिए। वहां लोग भी ये देखकर दंग रह गए। टीवी पर वीडियो भी चलता रहा और उसकी पिक्चर क्वालिटी भी शानदार नजर आई। बल्कि टीवी में तितली को देखकर तो लगा जैसे वो उसके अंदर नहीं हवा में उड़ रही हो। और सिर्फ तकनीक के मामले में ही नहीं, टीवी का डिजाइन भी बेहद स्टाइलिश है। 55 इंच की स्क्रीन वाला टीवी महज 5.7 मिलीमीटर मोटा है, यानी सिर्फ एक सिगरेट जितना मोटा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले। 20 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। राजधानी में कोरोना से अब तक 4600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के ऑरेगन राज्य के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई।
आग का भयानक रूप तब देखने को मिला जब उससे निकलने वाले धुएं ने पूरे आसमान को ढक लिया और हर तरफ से भीषण लपटें उठती नजर आईं। वहां से आई कुछ तस्वीरों में ओरेगन में आग से हुई तबाही की झलक साफ दिखाई दी। हरे भरे जंगल शोलों में लिपटकर सुर्ख हो गए और तो और लपटों की वजह से नीले आसमान पर लालिमा छा गई। जंगल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो धुएं की चादर में लिपटा न हो। जंगल की आग रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ती दिखी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर उन इलाकों को खाली कराकर वहां दमकल की कई टीमें तैनात कर दी गईं। बताया गया कि तेज हवाओं और ज्यादा तापमान की वजह से आग तेजी से फैल गई, जिसने हजारों एकड़ की जमीन बर्बाद कर दी। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण पूरा कर लिया गया। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जुलाई से पटना एम्स में शुरू हुए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के पहले चरण में 350 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें 18 से 55 साल तक के लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया, जिसका किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट यानी बुरा असर नहीं दिखा। इसके बाद वैक्सीन के पहले चरण की ट्रायल रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी गई। पहले चरण के सकारात्मक नतीजे आने के बाद अब दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें 50 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, जिनमें 12 साल के बच्चों से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग शामिल होंगे। इसके लिए पटना एम्स की तरफ से एक मोबाइल नंबर 9471408832 जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके लोग दूसरे चरण के ट्रायल में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से खौड़ सेक्टर में फायरिंग की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। इजरायल और यूएई के बीच शांति समझौता करवाने के लिए नॉर्वे के एक सांसद ने यह प्रस्ताव रखा। ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ही दोनों देशों के बीच यह समझौता हो पाया था। नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए जाने पर ट्रंप ने सभी का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें जानवरों को इंसानों की तरह कानूनी अधिकार देने की मांग की गई। इसके अलावा इस याचिका में जानवरों पर अत्याचार बंद करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका में जानवरों को इंसानों की तरह कानूनी अधिकार देने की मांग पर सवाल उठाए, लेकिन केंद्र को नोटिस भेजकर इन दोनों मांगों पर राय मांगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई बीएमसी की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। पवार ने दलील दी कि बीएमसी की इस कार्रवाई से लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी पता करने को कहा कि बीएमसी ने ऐसा एक्शन आखिर क्यों लिया। लखनऊ में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने करीब 75 लाख रुपए की अवैध देसी शराब बरामद करने का दावा किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 8 आरोपी फरार हैं। ये मकान किराए पर लेकर 3-4 कमरों का उसमें अपने साथियों के साथ शराब बनाते थे। राजस्थान के अजमेर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिलने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। अजय माकन वहां गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने पहुंचे थे, जिसके लिए वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अजय माकन जिस होटल में ठहरे थे उसके गेट पर गहलोत और पायलट गुट के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस रोक टोक की वजह से पायलट गुट के लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पुलिस से भिड़ गए। गेट पर पुलिस वालों और इन लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कुछ लोग जैसे तैसे अंदर भी आ गए, जिससे पुलिस वाले आग बबूला हो गए। एक शख्स को तो उन्होंने धक्का देकर बाहर निकाला और गेट पर ताला लगा दिया, जिसके बाद पायलट समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले जब अजय माकन ने अजमेर में एंट्री ली तो दोनों गुटों के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने हाईवे पर पहुंच गए। उन्होंने अपने अपने नेता के समर्थन में नारे लगाते हुए माकन पर फूलों की बारिश कर दी। यही नहीं, इन लोगों के बीच उनसे हाथ मिलाने की होड़ लग गई, जिसकी वजह से पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। माकन ऐसे समय में राजस्थान पहुंचे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की वजह से अगले 1 महीने तक किसी से नहीं मिलने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से निकाली गई कलश यात्रा के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि सांवेर में उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कोरोना से जुड़े नियमों का भी पालन नहीं किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कलश यात्रा का वायरल वीडियो पुलिस को मिला तो उसने आनन फानन में बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने कड़े दिशा निर्देशों और कोरोना के खतरे के बावजूद यात्रा के लिए भीड़ जुटाई और उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी आदेशों का भी पालन नहीं किया। दिल्ली के स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की मुफ्त में कोरोना जांच शुरू की गई।
दिल्ली सरकार और रेल मंत्रालय ने मिलकर इसकी शुरुआत की, जिसका मकसद शहर में तेजी से फैल रहे जानलेवा वायरस को रोकना है, जिसके लिए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की मुफ्त में कोरोना जांच शुरू की गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसे 2 काउंटर बनाए गए जहां पर आम पैसेंजर की कोरोना की जांच मुफ्त में की जाती है। पहाड़गंज एरिया में आप देख सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद जांच की जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कोरोना की मुफ्त जांच करवाने के लिए कई लोग लाइन में लगकर अपने रजिस्ट्रेशन कराते दिखे, जबकि उससे थोड़ी दूरी पर एक स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर यात्रियों की जांच करता दिखा। पीपीई किट का इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है, जिसमें सूट, जूते, मास्क और दस्तानों समेत कई चीजें शामिल होती हैं। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में स्टेशन के अंदर जाने वाले रास्ते पर एक थर्मल स्कैनर लगा नजर आया, ताकि वहां से गुजरने वाले हर यात्री के तापमान की जांच हो सके। स्टेशन पर आने वाले यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरे भी बने दिखाई दिए। एलएसी पर विवाद के बीच मॉस्को में आज भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। ये बैठक भारतीय समय के अनुसार आज शाम करीब 5:30 बजे होगी। सीमा पर जारी तनाव के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन के दौरे पर मॉस्को गए हुए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर फ्रांस की रक्षा मंत्री भी पहुंची हैं भारत, और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। जो आज कार्यक्रम होने वाला है अंबाला एयरबेस पर, उसमें फ्रांस की रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि हैं। वो अब से कुछ देर पहले भारत पहुंची है और आप देखिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये उनके सम्मान में है, क्योंकि फ्रांस से हमने ये सौदा किया है। 4 साल पहले लगभग पीएम मोदी ने ये सौदा किया था, और 4 साल बाद आज औपचारिक तौर पर राफेल वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। 2 तस्वीरें, पहले में आप देख सकते हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री को, और दूसरी तस्वीर में राफाल है। और अंबाला एयरबेस पर राफाल की गर्जन सुनाई देगी। बस आधे घंटे का इंतजार और उसके बाद धमाकेदार एंट्री होगी रफाल विमानों की। ये फ्रांस की रक्षा मंत्री, दसॉल एविएशन कंपनी ने रफाल विमान बनाए हैं। पिछले महीने 29 जुलाई को ये विमान भारत पहुंचे थे, और अब वो अंबाला पहुंच चुकी हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री। ये आप देखिए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब सीधे वो कार्यक्रम स्थल की ओर जाते हुए, इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप देखिए उनका स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से मौजूद हैं, और फ्रांस की रक्षा मंत्री से कुछ बातचीत करते हुए। इसके अलावा रक्षा सचिव अजय कुमार भल्ला भी मौजूद हैं। सीडीएस बिपिन रावत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो तमाम बड़े मेहमान इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, और ठीक समय 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। राजनाथ सिंह ने इसको लेकर के एक ट्वीट भी किया था। तो बातचीत करते हुए, आगे बढ़ते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। राफाल विमान हवाई करतब दिखाएंगे और सर्वधर्म पूजा होगी सबसे पहले। उसके बाद वाटर सल्यूट किया जाएगा, यानी कि पानी की बौछार के जरिए सलामी दी जाएगी। 5 रफाल विमान आज वायुसेना की बेड़े में शामिल हो रहे हैं। 10 रफाल विमान तैयार हो चुके हैं, 5 अभी फ्रांस में ही हैं जो बनकर तैयार हैं, वो भी भारत आएंगे। और देखिए आगे बढ़ते हुए फ्रांस की रक्षा मंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए, उनके साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, साथ ही रक्षा सचिव भी मौजूद है विमान के अंदर घुसते हुए। और ये तो आगे जो स्क्वाड्रन है वहाँ पर ये लोग पहुँचेंगे। उसके बाद आधे घंटे बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और 2 से 3 घंटे का ये कार्यक्रम होगा, जब हम देखेंगे कि जो बाकी फाइटर प्लेन्स भी हैं वो आसमान में करतब दिखाएंगे। ये आप रफाल विमान को देख सकते हैं, जो कई सारे आधुनिक हथियारों को एक साथ ले सकता है, यानी कि कई सारी खूबियाँ हैं। और इससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है रफाल की भारत में आने से। साझेदारी की बदौलत दुनिया का बेहतरीन लड़ाकू विमान राफाल भारत को मिल चुका है, और इसकी तैनाती एलएसी पर होने जा रही है। अब चीन को इसी बात की चिंता खाई जा रही है, क्योंकि राफेल से मुकाबला करने के लिए उसके पास कोई कारगर हथियार नहीं है। भारत का वायुवीर चीन पर भारी। शत्रुओं का काल बनेगा राफाल।
सीमा पर किसी भी आपातकाल में और युद्ध के हालात में वायुसेना की अहम भूमिका होती है और वायुसेना की ताकत बढ़ाने आ गया है राफाल। राफाल एक ऐसा वायुवीर है जिसकी गड़गड़ाहट और जिसकी तकनीक ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। चीन ने 2.5 महीने से LAC पर डेरा डाल रखा है और इस 2.5 महीने में भारत ने चीन से मुकाबले की मुकम्मल तैयारी कर ली है। राफाल का पहला बेड़ा हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात हो रहा है। इस तैनाती से भी चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर राफाल की मौजूदगी का मतलब है पूरे LAC पर चीन का हर एयरबेस अब हिंदुस्तान के निशाने पर रहेगा। LAC पर तंबू गाड़े बैठा चीन भले ही अपने आक्रामक रुख से मुकाबले का दम भर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि चीन की वायुसेना के सामने राफेल की ताकत का मुकाबला कर पाना असंभव है। और खास बात यह है कि चीन की वायुसेना के पास राफेल जैसे विध्वंसक विमान का सामना करने के लिए कोई विमान नहीं, और इसीलिए चीन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि LAC के नजदीक राफेल की तैनाती होने वाली है। राफाल फ्रांसीसी कंपनी दसों एविएशन का बनाया 2 इंजन वाला मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। राफाल का कुल वजन 24,500 किलोग्राम है। इसकी टॉप स्पीड है 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विमान एक बार में 3,700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। राफाल अपने साथ 9,500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। इस विध्वंसक विमान में हवा से हवा में मार करने वाली मिका, IREM और मैजिक सेकंड मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली ABDA अपाचे, स्कैल्प EG, GBU-12 और MSMP न्यूक्लियर मिसाइल भी इस विमान से दागी जा सकती है। राफाल कुल 4 मिसाइल एक साथ ले जा सकता है और इसके अलावा इस विमान पर 2 मशीन गन भी लगी हैं। राफाल की तुलना में देखा जाए तो चीन ने उसकी अगली जनरेशन यानी जनरेशन 5 का विमान तो बना लिया, लेकिन राफाल जैसा कामयाब नहीं है और राफाल की तकनीक के सामने उसकी कोई होड़ नहीं है। भारत के राफाल और चीन के सबसे आधुनिक विमान को एक साथ देखा जाए तो राफाल और चीन के J-20 की तुलना की जाए तो राफाल एक बार में 3,700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि चीन का J-20 1,200 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जिसे जरूरत पड़ने पर 2,700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। राफाल की रफ्तार 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि J-20 की रफ्तार 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफाल और J-20 दोनों में ही 4 मिसाइलें लगी होती हैं, लेकिन राफाल में मिटियोर और स्कैल्प मिसाइल लगी है, तो J-20 में PL-15 और PL-20 मिसाइल लगी हुई है। राफाल को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, जबकि चीन के J-20 को 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है। राफाल और J-20 दोनों को ही राडार पकड़ नहीं सकते। राफाल एक मंजा हुआ बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो एक एडवांस्ड फाइटर जेट है, जो हर उस प्रक्रिया से गुजर चुका है जहां उसको दिक्कतें आई और उसको फ्रेंच लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। तो इट इज एन ऑपरेशनल फाइटर विच इज डिप्लॉयबल विद ऑल इट्स वेपन कॉम्प्लीमेंट्स। चीन को जब से भारत के लड़ाकू बेड़े में राफाल के शामिल होने की खबर मिली है, उसने अपने विमान बनाने के कारखाने को 24 घंटे काम पर लगा दिया है। अब चीन J-20 चेंगदू से आगे नया लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। ये विमान है J-20B। चीन ने J-20 चेंगदू को अपग्रेड करके J-20B विमान बनाने का काम शुरू कर दिया है। चीन ने J-20B विमान बनाने का काम बड़े पैमाने पर और तेजी से शुरू किया है। चीन का दावा है कि J-20B पूरी तरह 5वीं जनरेशन का विमान होगा।
J-20 ऑपरेशनलाइज होने में कम से कम 5 से 7 साल कहीं नहीं गया है। मास प्रोडक्शन शुरू कर रहा है वो इसीलिए शुरू कर रहा है क्योंकि उसके जो पुराने फाइटर्स हैं उनके लाइफ खत्म हो चुके हैं और उनके पास अभी पर्याप्त नंबर नहीं है। सो नंबर वर्सेस नंबर गेम में वो अभी पीछे चल रहे हैं। चीन ने भले ही विमान अपग्रेड करने का काम तेजी से शुरू कर दिया, फिलहाल राफाल जैसे विमान का मुकाबला चीन के पास दूर दूर तक नहीं है। राफाल इस समय आसमान का ऐसा वायुवीर है जिसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री ने उड़ान भर ली है। अब से कुछ देर में वो अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे और 10 बजे आज औपचारिक तौर पर रफाल विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा हमारे साथ अंबाला एयरबेस से लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, बस अब इंतजार हो रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री का इंतजार हो रहा है, उसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। देखिए, बिल्कुल इंतजार हो रहा है और सिर्फ यहाँ अंबाला एयरबेस पर इंतजार नहीं हो रहा है बल्कि पूरे देश को इंतजार है कि वायुसेना में कुछ ही पलों बाद ये विमान, जो आप कुछ ही कदमों की दूरी पर है मुझसे, इतनी करीब से शायद आपने राफेल विमान हमारे दर्शकों ने नहीं देखा होगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम खास तौर पर ये दिखा रहे हैं आपको। ये राफेल विमान अब से कुछ मिनट बाद जब यहाँ पर रक्षा मंत्री मौजूद होंगे, भारत के भी और फ्रांस के रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे, उनकी मौजूदगी में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं सीरीज BS-001, आप इस प्लेन पर ऊपर देख रहे हैं सीरीज BS-001। इसका मतलब ये पहला विमान है भारतीय वायुसेना में राफेल जो बेड़े में शामिल हो रहा है। इसी सीरीज में नंबर आगे बढ़ेंगे और इसकी ताकत देखकर हमने अपने दर्शकों को दिखाया पहले भी। आप ये जो यहाँ पर शांत खड़ा हुआ राफेल विमान देख रहे हैं, जब ये हवा में उड़ान भरेगा पाकिस्तान डरेगा, चीन डरेगा। चीन के पास जवाब नहीं है और लेह में जो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है चीन, उसको संदेश मिल जाएगा जब ये हवा में उड़ान भरेगा कि अब उसकी हैसियत नहीं है भारत से टक्कर लेने की, मुकाबला करने की। तो ये एक ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है भारतीय वायुसेना की ताकत में। इसमें जो क्षमता है, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी लड़ाकू विमान की कि वो कॉम्पैक्ट है, साइज में छोटा है, लेकिन ज़बरदस्त क्षमताएं हैं उसमें। रडार को चकमा दे सकता है, दुश्मन के जहाज को नेस्तनाबूद कर सकता है। जो इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वो भी आप यहाँ पर इस प्लेन में देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद फ्लाई पास्ट भी होगा, जब हवा में उड़कर भी ये राफेल जहाज अपनी ताकत जाहिर करेगा दुनिया के सामने और हम शामिल हो जाएंगे दुनिया के उन चंद देशों में जिनके पास की इस जनरेशन के हवाई जहाज हैं, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाई जहाज है। पाकिस्तान तो दूर दूर तक सामने नहीं है, चीन भी मुकाबले में नहीं रहेगा जब हमारे ये राफेल जहाज जो है वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए भी और भारतीय वायुसेना के लिए भी। और सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर ये राफेल जहाज भारतीय वायुसेना। बिल्कुल अनुराग, रक्षा मंत्री ने उड़ान भर ली है, दिल्ली से बस कुछ मिनटों का इंतजार और है और दुनिया आज राफेल का दम देखेगी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो बाकी फाइटर प्लेन्स हैं वो भी आसमान में करतब दिखाएंगे, तो जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो और क्या क्या खास होने वाला है आज? देखिए, किसी भी सेरेमनी में, चाहे वो वायुसेना की हो चाहे आर्मी की हो, जिस तरीके से सर्वधर्म पूजा होती है वो होगी। वो एक मैसेज है जो भारतीयता का प्रतीक है, वो यहाँ पर होगा। उसके बाद फ्लाई पास्ट होगा, राफेल की ताकत नज़र आएगी यहाँ पर। उसके बाकी जो हमारे प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो भी फ्लाई पास्ट करेंगे एक सम्मान के रूप में कि हमारा नया सहयोगी, नया साथी भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है, वो एक मैसेज के तौर पर। और सबसे खूबसूरत दृश्य जो अब से कुछ ही देर बाद हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि दोनों तरफ वाटर कैनन लगा होगा हवाई पट्टी के, एक गेट बनेगा पानी का और उसके बीच में से राफेल हवाई जहाज आएगा और वो सूचक होगा इस बात का कि ये भारतीय वायुसेना का अब हिस्सा हो गया है। तो निश्चित तौर पर वो दृश्य दुर्लभ होगा, शानदार होगा। उसी दृश्य के साथ राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा और वो तमाम तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हम लगातार आपको सबसे पहले लगातार यहाँ से दिखाएंगे। बस कुछ पल का इंतजार है जब भारतीय रक्षा मंत्री और फ्रांस की रक्षा मंत्री यहाँ पर होंगी। एक जॉइंट सेरेमनी के तौर पर इसको एक संदेश देने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और चीन को भी मैसेज देने के लिए कि किस तरीके की ताकत आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो रही है, वो भी एक सीधा यहाँ से मैसेज
मैसेज देने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से भी, और निश्चित तौर पर चीन को भी ये समझ में आएगा कि अब जो लेह में आंख दिखाने की कोशिश हो रही है वो हरकतें अब नहीं चलने वाली हैं। बिल्कुल अनुराग, MiG-21 को रिप्लेस करेगा राफाल, कैसे अलग होगा उससे? देखिए MiG-21 ने तो एक काफ़ी, अगर आप देखें तो कई दशकों तक भारतीय वायुसेना में सेवा की है। एलीट जहाज होता था अपने वक्त का, लेकिन आज अगर आप जनरेशन के हिसाब से देखें तो राफेल जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें जो हथियार हैं वो मिग सीरीज़ में तैनाती नहीं हो सकती थी, उनकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकता था। इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो रेंज है, मैं रेंज भी आपको बताऊं कि एक बार उड़ान भरेगा तो पाकिस्तान सीमा से लेकर, इसी एयरबेस से पाकिस्तान सीमा से चीन की सीमा तक पूरा एक ही उड़ान में कैटर कर सकता है। दुश्मन कहीं भी हो इन दोनों सीमाओं पर एक ही उड़ान भरेगा राफेल जहाज और उनके दुश्मन के दांत खट्टे कर देगा। भारत की सीमा के अंदर रहते हुए भी 400 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान और चीन में मार कर सकता है। इस तरीके की क्षमता है इस जहाज की, तो अपने आप में अनपैरेलल है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, रडार को भी चकमा दे सकता है कई तरीके से। तो इस लिहाज से बहुत सारी खूबियां हैं इसकी। अनुराग, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आज की ताजा खबर में इतना ही।